ज़मीन की दूसरी एटमॉस्फेयर लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि ज़मीन की सतह से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर तक रहती है। ये वो लेयर है जहां ऑक्सीजन सिर्फ 15% तक रह जाती है और इसी लेयर में ओजोन लेयर भी शामिल है, जो सूरज की हार्मफुल रेडिएशन को जज़्ब करती है। एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स इस लेयर को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इतनी ऊंचाई पर बहुत कम ही जाते हैं। एयरक्राफ्ट इससे पहले वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर को ज़्यादातर कमर्शियल एयरलाइनर्स ही इस्तेमाल करती हैं, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा। कमर्शियल एयरलाइनर्स इस लेयर को अक्सर वेस्ट से ईस्ट में ट्रैवल करने के दौरान इस्तेमाल करती हैं, जो कि इन्हें एक्स्ट्रा पुश देती है ताकि तेज़ ट्रैवल किया जा सके। इसके अलावा स्मूथ राइड के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, हायर पेलोड कैपेसिटी के वक्त वेदर कंडीशन से बचने के लिए इस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए फाइटर जेट्स की, तो दुनिया के चंद फाइटर जेट्स ही हैं जो इस लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रूस और अमेरिका के ही फाइटर जेट्स हैं जो इतनी बुलंदी पर जा सकते हैं, लेकिन कम ही जाते हैं ज़रूरत के वक्त। और अगर बात की जाए स्ट्रेटोस्फेयर पर रहते हुए डॉग फाइट करने की, लड़ाई करने की, तो दुनिया का कोई भी फाइटर जेट ये आज तक नहीं कर सका और ना ही इतनी कैपेसिटी है किसी में कि वो इस मकाम पर जाके डॉग फाइट कर सके, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर लड़ना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी, ठंड और थिनर एयर की वजह से लड़ाई करना तो दूर की बात, अपने एयरक्राफ्ट और पायलट के लिए ही मसाइल खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। डॉग फाइट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एक ऐसा त्यारा भी है जिसमें इतना दम है कि वो स्ट्रेटोस्फेयर के बिल्कुल अंदर रहते हुए लड़ाई कर सके और दुश्मन एयरक्राफ्ट्स पर अटैक कर सके, और वो त्यारा है रूस का MiG-31 फॉक्सहाउंड। MiG-31 एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और ये 25 किलोमीटर तक ऊंचा उड़ सकता है और इस वक्त दुनिया का ये वाहिद एयरक्राफ्ट है जो इतनी बुलंदी पर ऑपरेट हो सकता है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि ये इतनी बुलंदी पर ऑपरेट हो सकता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये इतनी बुलंदी पर लड़ भी सकता है? तो जी हाँ, ये इतनी बुलंदी पर लड़ भी सकता है और पिछले कुछ सालों से MiG-31 इसकी प्रैक्टिस भी करता आ रहा है। रशियन एयरफोर्स पिछले कुछ सालों से MiG-31 के पायलट्स को स्ट्रेटोस्फेयर पर डॉग फाइट करने की ट्रेनिंग करा रही है और इस किस्म की ट्रेनिंग कराने का मकसद अपने पायलट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर लड़ने के लिए ट्रेन करना है, ताकि वक्त आने पर दुश्मन से एक कदम आगे रहकर उस पर अटैक किया जाए। इस किस्म की ट्रेनिंग का मकसद दुश्मन के एवॉक्स हथियारों को भी निशाना बनाना है, जो कि अक्सर हाई अल्टीट्यूड पर रहते हुए ही अपना काम कर रहे होते हैं। याद रहे, दुश्मन के एवॉक्स हथियारों को शूट डाउन करना ऐसा ही है जैसा दुश्मन की आंख का निशाना लिया जाए और दुश्मन को अंधा कर दिया जाए। 2019 में रशियन एयरफोर्स ने मॉक डॉग फाइट कंडक्ट की थी, जिसमें MiG-31 ने हाई अल्टीट्यूड पर रहते हुए फर्जी नेटो E-3 एवॉक्स एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था। यह एक्सरसाइज काफ़ी कामयाब रही थी। रशियन पायलट्स का स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हुए डॉग फाइट करना रशिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जो कि रशियन पायलट्स को मज़ीद काबिल बनाता है। यहाँ ये बात भी याद रखी जाए कि इस लेयर में डॉग फाइट करना या ज़्यादा देर तक इस लेयर में रहना, प्रवास करते रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं होता। पायलट्स को हाइपोक्सिया और डिसओरिएंटेशन हो सकता है। हाइपोक्सिया में बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और डिसओरिएंटेशन में पायलट्स को सिचुएशन समझने में काफ़ी मुश्किल होने लगती है। वो आसपास की चीज़ों को सही से समझ नहीं सकता, क्योंकि एक मुश्किल मशीन को उड़ाते हुए एक ऐसी बुलंदी पर ले जाना जहां ना ऑक्सीजन हो और दूसरी गैसेस का दबाव हो, तो पायलट के दिमाग पर इस मिशन को ऑपरेट करने का पहले ही काफ़ी दबाव होता है। लेकिन इस बुलंदी पर यह दबाव एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है, जिससे पायलट के साथ काफ़ी बुरा भी हो सकता है। ताहम इस चीज़ की परवाह किए बगैर रूस अपने पायलट्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा है। ऊपर से MiG-31 इतनी बुलंदी पर तो जा सकता है, लेकिन ऐसे डिज़ाइन नहीं किया गया कि इतनी बुलंदी पर ज़्यादा देर तक सस्टेन्ड फ्लाइट कैरी कर सके। ये भी एक ख़तरनाक फैक्टर है, लेकिन ये ट्रेनिंग हासिल करने से रशियन पायलट्स को दुनिया की दूसरी फोर्सेस पर एज ज़रूर हासिल होगा, और रूस नेटो के थ्रेट को सीरियस लेते हुए अब भी ये ट्रेनिंग करता चला आ रहा है। MiG-31 की बात की जाए तो MiG-31 रूस के मैकॉन डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है, जो कि रूस के ही ज़बरदस्त त्यारे MiG-25 को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और ये MiG-25 पर ही बेस्ड है। कोल्ड वार के दौरान रूस ने अमेरिका के SR-71 और B-1B लॉन्चर जैसे तेज़ तीन एयरक्राफ्ट और दूसरे हाई अल्टीट्यूड बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट MiG-25 बनाया था, जिसने काफ़ी अर्सा अमेरिका और वेस्ट को परेशान किए रखा।
इस एयरक्राफ्ट के नज़दीक जाना तो दूर की बात, वेस्ट के मिसाइल्स भी इसकी स्पीड को नहीं पकड़ पाते थे। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन इस एयरक्राफ्ट का राज खुल गया। रूस का एक पायलट विक्टर ब्लेन को इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी फोर्सेस तक ले गया, जिसके बाद अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट के सारे राज जान लिए। हम इस वाक़े पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। जिसके बाद रूस ने इससे भी बेहतरीन इंटरसेप्टर बनाने का सोचा ताकि MiG-25 को रिप्लेस किया जा सके। MiG-25 रिप्लेस करने की सिर्फ यही वजह नहीं थी, जहां MiG-25 में कुछ बहुत अच्छी खूबियां थी वहीं कुछ खामियां भी थीं जिन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। जैसा कि MiG-25 की इंटरसेप्शन स्पीड पर मैनूवरेबिलिटी काफ़ी कमज़ोर थी। हाई अल्टीट्यूड पर यह तो माहिर था, पर लो अल्टीट्यूड पर परवाज़ करने में इसे काफ़ी मुश्किल आती थी। MiG-25 की नॉर्मल स्पीड ही 2.8 माक तक थी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.2 माक तक थी, जो कि इंजन डैमेज का ख़तरा थी। और फिर वक्त का तकाजा था कि रूस ज़्यादा एडवांस मशीन लेकर आए। रूस ने MiG-31 में पहले से ज़्यादा एडवांस रडार डाला, जो कि काफ़ी अहम डेवलपमेंट थी। इसमें लुकअप एंड लुक डाउन शूट डाउन सिस्टम था, यानी ये रडार सिस्टम एयरक्राफ्ट के ऊपर भी और नीचे के भी टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता था। ये अहम अचीवमेंट थी। फिर ये रडार एक वक्त में एक साथ कई टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर दूर से टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देता है। इस चीज़ ने रूस के इंटरसेप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न इंट्रूडर्स को लॉन्ग रेंज से इंगेज करने की सलाहियत दी। इसमें ज़्यादा एडवांस सेंसर्स और वेपन्स इंस्टॉल किए गए। इस एयरक्राफ्ट के क्रू की तादाद 2 रखी गई, एक वेपन सिस्टम ऑफिसर और एक पायलट। इसमें 2 पावरफुल इंजन इंस्टॉल किए गए जो कि इसको 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करते हैं, जो कि माक 2.83 बनती है। इसकी क्रूज स्पीड भी माक 2 से ऊपर बनती है। ये एयरक्राफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल भी कैरी करता है, जिससे इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक जाती है और ड्रॉप टैंक्स के साथ इसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक बनती है। अगर इसकी आर्मामेंट की बात की जाए तो 800 राउंड्स के साथ एक 23 mm की गन, जो कि बाद में रिमूव की गई, 4 हार्ड पॉइंट्स अंडर फ्यूजलाज और 4 हार्ड पॉइंट्स अंडर विंग्स, जिनमें कई किस्म के वेपन कैरी कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल में 4 R-33, 4 R-40, 4 R-60, 4 R-73, 4 R-37, 4 R-77 मिसाइल कैरी कर सकता है और ये सभी जदीद तरीन और ख़तरनाक एयर टू एयर मिसाइल हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल में ये 4 KH-58 मिसाइल और एक KH-47 किंजहाल मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि सबसे ख़तरनाक मिसाइल है और हाइपरसोनिक भी है। ये ऐसा मिसाइल है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट अपने मिशन में इसे कैरी करे तो समझ लो कि रूस बहुत ही एग्रेशन मूड में है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये रवायती वारहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वारहेड भी कैरी कर सकता है। इस मिसाइल की स्पीड माक 10 है। तो जहां MiG-21 एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, यानी जहां इसे दुश्मन के हथियारों से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वहीं ये ज़मीनी टारगेट्स को भी आसानी से रौंद सकता है। इस एयरक्राफ्ट में पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी है, जो कि दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। 1979 में इस इंटरसेप्टर को प्रोडक्शन लाइन में डाला गया और 1981 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और 1994 तक ये प्रोड्यूस किए जाते रहे। रूस अब तक 519 ऐसे तैयारे बना चुका है और इसके 15 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जिनमें सैटेलाइट्स को शूट डाउन करने वाला, लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने के तौर पर एक्सपोर्ट वेरिएंट, ग्राउंड अटैक वेरिएंट और ऐसे कई मॉडिफिकेशन वाले वेरिएंट शामिल हैं। ये इतना काबिल तैयारा है कि 1980 से लेकर अब तक सर्विस में शामिल है और मज़ीद 2040 तक इसे रिटायर करने का कोई इरादा नहीं है। ये इस वक्त दुनिया का वाहिद इंटरसेप्टर है जो सबसे तेज़ तरीन है और सबसे ज़्यादा बुलंदी पर जा सकता है। MiG-31 कई मुनफरिद रिकॉर्ड भी सेट कर चुका है, जिनमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाने का रिकॉर्ड जो कि 1,23,524 फीट की बुलंदी पर जाकर बनाया। और आजकल के फाइटर जेट्स की तो टोटल अल्टीट्यूड रेंज ही 60,000 फीट से ज़्यादा नहीं होती। ये उनसे डबल बुलंदी पर जा चुका है। ये रिकॉर्ड 30 अगस्त 1977 को बनाया गया था। इसका दूसरा बड़ा रिकॉर्ड टाइम टू हाइट रिकॉर्ड है, यानी कि तेज़ी से हाइट पर जाने का रिकॉर्ड। यह एयरक्राफ्ट 1,14,800 फीट की बुलंदी पर सिर्फ 4 मिनट और 11 सेकंड्स में पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुका है, यानी ये 4 मिनट में 35 किलोमीटर की बुलंदी पर जा चुका है, जबकि ये डिज़ाइन सिर्फ 25 किलोमीटर की बुलंदी तक जाने के लिए किया गया है। लेकिन इन रिकॉर्ड से ये जाहिर होता है कि ये एयरक्राफ्ट कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।